आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ये एक संपूर्ण क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसमें समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कुछ डायग्राम के माध्यम से और कुछ चीजें हम थ्योरेटिकल पोर्शन से समझने की कोशिश करेंगे। सभी हम नए अधिवक्ता एवं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। कृपया आप इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी टेस्ट सीरीज भी प्री और मेंस दोनों के लिए अवेलेबल है, इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। कितने टाइप की है क्रिमिनल ट्रायल? वैसे तो अलग अलग तरीके से क्रिमिनल ट्रायल है। हर एक्ट की जिस एक्ट जो ऑफेंस जिस एक्ट से रिलेटेड है उसकी अपनी ट्रायल है। परंतु इसमें तीन मुख्य ट्रायल है। वारंट ट्रायल, जो 7 वर्ष या उससे अधिक के जो अपराध है उनमें वारंट ट्रायल होती है। सम्मन ट्रायल, मैक्सिमम 2 इयर्स वाले जो ऑफेंस है उनमें सम्मन ट्रायल होती है। और समरी ट्रायल है जिनमें मैक्सिमम 6 महीने यानी अधिकतम जो सजा है वो 6 महीने की है, उनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। ये तो ट्रायल को क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल केसेस की स्टेज। क्रिमिनल केसेस की स्टेज के लिए हम सबसे पहले या तो कोई हम करवाते हैं एफआईआर, या फिर कोई कंप्लेन पेश होता है। तो जहां सर्वप्रथम एफआईआर या कंप्लेन की जाती है, उसके पश्चात उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को, उसे न्यायालय के द्वारा या खुद के बॉन्ड पे थानाधिकारी के द्वारा बेल दे दी जाती है। उसके बाद में न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाती है। जो न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाती है, उस चार्जशीट के आधार पर न्यायालय के द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज या तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है यदि कोई मामला नहीं बनता है तो, या फिर उस पर चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। उसके बाद में जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके बाद में उस ऑफेंस के ऊपर एविडेंस पेश किए जाते हैं। ये प्रोसिक्यूशन के द्वारा किए जाते हैं। उसके पश्चात डिफेंस एविडेंस आता है, उसका एक्यूज्ड का खुद का स्टेटमेंट आता है। उसके बाद में दोनों पक्षों की ओर से उस पर आर्गुमेंट किए जाते हैं। और अंत में फाइनल ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में या तो न्यायाधीश उसको एक्विटल करता है या कन्विक्शन करता है, यानी या तो सजा सुनाता है या उसे निर्दोष बताता है। उसके आधार पर जजमेंट। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में हम डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन ए वारंट केस व्हेन इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के द्वारा जो केस संस्थित किए जाते हैं उनमें वारंट ट्रायल कैसे की जाती है उसको हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करता है या पुलिस की जिसके पास पावर्स होती है वो व्यक्ति करता है। उसमें कंक्लूजन निकालता है, उसी में वो एविडेंस कलेक्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है, अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट लेता है, पर्सन्स की एग्जामिनेशन करता है और उनको रिटन स्टेटमेंट को सभी चीजों को लेकर के वो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है।
जब मजिस्ट्रेट के सामने, जिसे चार्जशीट बोलते हैं, जो चार्जशीट आती है, तो मजिस्ट्रेट उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर या तो व्यक्ति के ऊपर यदि किसी प्रकार का ऑफेंस बनता है तो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करता है या फिर उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसे ये मौका दिया जाता है कि वो न्यायालय में अपने अपराध को स्वीकार कर ले। उसे बताया जाता है कि भैया आपके ऊपर ये ऑफेंस है और इसका चार्ज लगाया गया है, तो क्या आप अपराध को स्वीकार करते हैं? यदि वो अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे सजा दे दी जाती है। उसी टाइम उसे जो दंड होता है अपराध के लिए, उस दंड में से जो न्यायालय को उचित लगता है वो दंड उसे दिया जाता है। या वो गिल्टी नहीं मान के, यानी अपराध को स्वीकार नहीं करके आगे ट्रायल को कंटिन्यू रखता है, तो उसे क्या, अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम होने के बाद में कंटिन्यू ट्रायल चलती है। कंटिन्यू ट्रायल में चार्ज के बाद में फर्स्ट स्टेज आती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी कि जो अभियोजन पक्ष है या पीड़ित पक्ष है वो अपनी गवाह पेश करता है। गवाह में पीड़ित पक्षकार जिस गवाह को बुलाता है या जो डॉक्यूमेंट पेश करता है उसकी पहले एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा पीड़ित पक्षकार या बुलाने वाला पक्षकार स्वयं करता है। उसके बाद में जो डिफेंस जो कर रहा है, यानी कि जो बचाव पक्ष है या आरोपी का जो पक्ष है, वह वो व्यक्ति उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा करता है। प्रोसिक्यूशन के विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात एक्यूज्ड यानी अपराधी का स्वयं का धारा 313 सीआरपीसी में खुद का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसे स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड के नाम से या अपराधी के खुद के बयान के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात इसमें कोई किसी प्रकार का भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है 313 के बयानों में। इसके पश्चात जो डिफेंस एविडेंस है, यानी कि जो बचाव पक्ष है, वो अपनी तरफ से कोई दस्तावेज या एविडेंस गवाह के रूप में पेश करता है। उसमें भी मुख्य परीक्षा बुलाने वाला व्यक्ति करता है एवं प्रति परीक्षा प्रोसिक्यूशन या बचाव विपरीत पक्ष है वो करता है। उसके आधार पर दोनों पक्षों के गवाहों के और चार्जशीट के ऊपर जो दस्तावेज आते हैं उनमें इन सभी के कंक्लूजन के बाद में इसमें एक आर्ग्यूमेंट बीच में रह गया है कि दोनों की संयुक्त बहस होती है, जिसे हम आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के नाम से। फाइनल आर्ग्यूमेंट में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद में न्यायालय निर्णय देता है। यदि उसे पनिशमेंट दिया जाता है, यदि उसे कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध किया जाता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है, और यदि उसे एक्विटल यानी कि निर्दोष कर देते हैं, निर्दोष साबित होता है वो, तो उसे बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से वारंट ट्रायल कुछ इसी प्रोसीडिंग को। अब इसी प्रकार जब कोई क्रिमिनल केस वारंट केस है और प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि परिवाद के माध्यम से पेश किया जाता है, तो इसमें प्रथमतः न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया जाता है। न्यायालय उसके ऊपर या तो सेम डे विटनेस ले लेता है या उनको सुन लेता है कंप्लेंट को, या फिर किसी अन्य दिन के लिए उसे निश्चित करता है। कंप्लेंट के एग्जामिनेशन के बाद में, परीक्षा करने देखने के बाद में कि कंप्लेंट के ऊपर जो दस्तावेज सपोर्ट में दिए गए वो सही है या नहीं है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है जिसे न्यायालय के द्वारा जांच करना भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन के बाद में यदि न्यायाधीश को लगता है यानी कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट बेसलेस है तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, और यदि उसको लगता है कि कंप्लेंट सही है, उसके डॉक्यूमेंट उसको लग रहा है कि इससे ऑफेंस में डाउट हो रहा है, तो वो सफिशिएंट एविडेंस है इसके लिए, तो वो उसको
आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसके ऊपर गवाह ले सकता है। यदि देखिए यदि वो कंप्लेंट को डिसमिस करता है तो कोर्ट को डिसमिस करने की रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, कंप्लेंट के कारण लिखित करने पड़ेंगे। और यदि वो कंप्लेंट को स्वीकार करता है तो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट उसके साथ में संलग्न करके उसको केस डिनाइन बनता है तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के गवाह लेगा। उससे पहले वो अपोजिट पार्टी को वारंट या सम्मन, जैसे ऑफेंस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं उनके आधार पर या तो वारंट जारी करेगा या सम्मन जारी करेगा। अब बात करते हैं समन केसेज की। ये दोनों हमने वारंट केसेज थी जो एक एफआईआर बेस्ड थे, एक हमारी कंप्लेंट बेस्ड थे। अब बात करते हैं समन केसेज की। समन केसेज जो है उनकी डेफिनेशन टू बे या W2W में विक्टिम की डेफिनेशन दी हुई है। उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति समन की डेफिनेशन दी हुई है और कोई ऐसा ऑफेंस है जो 2 वर्ष या उससे कम वाले अपराध से दंडनीय है तो उसमें समन ट्रायल की जाएगी। समन केस को वारंट केस में भी बदला जा सकता है यदि ऑफेंस समन मैटर के साथ में कोई ऑफेंस ऐसा है जो वारंट ट्रायल वाला है तो उसके साथ में समन केस को भी वारंट केस में बदला जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या नोट है समन ट्रायल के लिए। समन केस कभी भी वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। समन मामलों में एक्यूज्ड यानी अपराधी को प्रेजेंट होना, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यहाँ आवश्यकता की बात है, आवश्यक नहीं है। और एक्यूज्ड जो है उसको चार्ज के लिए ओरल बता दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से बता दिया जाता है, चार्ज लिखित में नहीं लगाए जाते हैं। और एक्यूज्ड को एक ही अवसर दिया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का एक अवसर दिया जाता है। जो समन केस है उसके बारे में 251 से लेकर के 259 सीआरपीसी सॉरी 59 सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं। अब स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन ए समन केस में क्या क्या क्रिमिनल ट्रायल की स्टेज होगी। पहली है प्री ट्रायल स्टेज है जिसमें एफआईआर होती है या फिर कंप्लेन होती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में उस पर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम रिटर्न में करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट में अपराधी का आना भी आवश्यक नहीं है। वो आता है तो उसे या फिर उसका कोई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे ओरल मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना दिया जाता है और उसका आंसर ले लिया जाता है। यदि वो गिल्टी फील करता है यानी कि अपराध को स्वीकार करता है तो उसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। यदि वो अपराध को स्वीकार करता है तो न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पर पावर, उसका न्यायालय का डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो उसे शब्दों में बता सकता है उसके अपराध का दंड या फिर उसको कन्विक्ट कर सकता है। ये न्यायालय का डिस्क्रिप्शन पावर है। यदि वो अपनी एब्सेंस में यानी अपने प्रतिनिधि या जो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से अपराध को स्वीकार करता है तो 1000 तक का जुर्माना उसके माध्यम से जमा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की एविडेंस ली जाएगी। इसके बाद में उसके ऊपर जजमेंट सुनाया जाएगा और उसके ऊपर उसका अपील का राइट, जो प्रावधान दिए गए हैं विधि में उसके आधार पर अपील राइट रहेंगे। अब लास्ट हमारा है समरी ट्रायल। जहां समरी ट्रायल की बात करते हैं ऐसे मामले जिनका दंड यानी ऐसा कोई ऑफेंस जिसका दंड जो है 6 महीने से अधिक नहीं है उनमें समरी ट्रायल की जा सकती है। और जब समरी ट्रायल की जाएगी तब उसमें किसी भी कंडीशन में 3 महीने से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कोई गिल्टी फील करता है तो उसको भी 3 महीने से अधिक का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के सेक्शन 260 से 265 तक दिए गए हैं। इसमें स्टेजेस है समरी ट्रायल की। समरी ट्रायल में जो है वो समन मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
3 महीने से अधिक का दंड नहीं दिया जा सकता, यानी 3 महीने तक का दंड दिया जा सकता है। और जो समरी ट्रायल है उसको ब्रीफ में किया जाएगा और कोर्ट रीजंस को भी ब्रीफ में लिखेगी, ज्यादा वृहत प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। ये समय के बचाव के लिए की गई है ताकि छोटे मामले जल्दी निपटे। ये था हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कोर्ट का प्रोसीजर, जो आपको समझाया गया है। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें आप।